Dear students, very good morning. You welcome again in this class. बीए पार्ट की इस क्लास में पिछली क्लास में हमने लोकतंत्र और उसके सिद्धांतों का अध्ययन किया था। लोकतंत्र के जो 5 सिद्धांत हैं उनमें हमने परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण, विशिष्ट वर्गीय या अभिजन सिद्धांत दृष्टिकोण और बहुलवादी दृष्टिकोण जो है उसका अध्ययन किया था। इसको आगे कंटिन्यू करते हुए बहुलवादी जो दृष्टिकोण है ये मानता है कि व्यक्ति के हितों को पूरा करने के लिए सोसाइटी में अनेकानेक समूह और समुदाय होते हैं और ये संप्रभुता इन सभी समूहों में निहित होनी चाहिए, केवल एक राज्य के पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका और हमने डिटेल में अध्ययन कर लिया था। इस सिद्धांत की इस प्रकार से आलोचना भी की जा सकती है कि जैसे नंबर 1, व्यक्ति की जगह समुदायों और समूहों को महत्व देता है, जबकि परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि व्यक्ति साध्य है और व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसने व्यक्ति के स्थान पर समूह और समुदाय का महत्व बढ़ाया है, जो एक दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता, क्योंकि व्यक्ति की महत्ता के आगे समूह की महत्ता नहीं हो सकती। व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति के बाद ही समूहों का निर्माण होता है। व्यक्ति और अन्य समुदाय राज्य के समकक्ष नहीं हो सकते। दूसरी आलोचना, बहुलवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का मानना है कि राज्य की तरह ही अन्य जो समुदाय हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक समुदाय, खेलकूद से संबंधित समुदाय, व्यवसाय से संबंधित समुदाय, तो इन समुदायों के द्वारा भी व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए बहुत कार्य किया जाता है। पर आलोचक ये कहते हैं कि राज्य के पास एक सक्षम अथॉरिटी होती है, अन्य समूहों और समुदायों के पास नहीं हो सकती। राज्य के पास अपने कानून, अपने नियमों को मनवाने के लिए एक पावर, एक दंड शक्ति भी है, जिसके भय के आधार पर नागरिक उसके कानूनों का, उसके नियमों का पालन करते हैं। लेकिन अन्य समूहों और समुदायों के पास इस प्रकार की जो पनिशमेंट वाली पावर नहीं है, तो वो राज्य के इक्वल किसी भी रूप में नहीं हो सकते। अगली जो आलोचना है, व्यक्ति के जीवन पर समुदायों का नियंत्रण बढ़ जाएगा। एक कहावत ये कही जाती है कि निकट का जो पड़ोसी है वो दूर के पड़ोसी से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है यदि उसका एटीट्यूड सही नहीं हो। तो ये जो समुदाय है व्यक्ति के हितों का ये सही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन ये भी आशंका जाहिर की जाती है कि इन समूहों के द्वारा व्यक्ति पर अपना नियंत्रण या शिकंजा कसने का ज़्यादा प्रयत्न किया जाएगा और ये व्यक्ति के साथ, क्योंकि इनके हित एक जैसे हैं, तो इनमें आपस में ईर्ष्या भाव की भी उत्पत्ति हो सकती है। जबकि राज्य के लिए सभी नागरिक एक समान है, व्यक्ति और राज्य के बीच एक जो अंतराल है पावर का, उसको देखते राज्य व्यक्ति के हितों के लिए काम करता है, व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करता है। लेकिन समूहों, समुदायों और व्यक्ति में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। समुदायों में सभी व्यक्ति इक्वल स्टैंडर्ड के होने के कारण उनमें किसी समुदाय के प्रति व्यक्ति में जिस तरह से राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं, व्यक्ति समुदाय की आज्ञाओं का पालन भी नहीं कर सकते और उसके प्रति उनमें एक रेस्पेक्ट की भावना भी नहीं होगी। संप्रभुता विभाजित नहीं हो सकती। हम राज्य के जो 4 एलिमेंट देखते हैं, राज्य के लिए 4 तत्वों की मेजर आवश्यकता है: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। 3 पहले तत्व यदि नहीं हो तो राज्य हो सकता है, लेकिन पहले 3 तत्वों के होते हुए यदि चौथा तत्व नहीं होगा तो उस तत्व के अभाव में राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। ये जो संप्रभुता है, जिसको सुप्रीम पावर हम कहते हैं, ये राज्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक है और इसकी महत्ता यही है कि ये स्थायी होती है, इसमें एकत्व होता है, इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, ये अद्यय होती है और ये इसका पृथक्करण नहीं किया जा सकता, ये विभाजित नहीं की जाती, ये एकीकृत संयुक्त शक्ति होती है। यदि विभिन्न समुदायों को राज्य के इक्वल समझा जाएगा तो इसका तात्पर्य होगा कि राज्य की शक्ति का इन विभिन्न समुदायों के बीच में विभाजन, जो कि राज्य के अस्तित्व के लिए सही नहीं हो सकता। अगली आलोचना, विभिन्न समुदायों में आपसी टकराव।
व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनेक प्रकार के संगठन है। तो हर एक संगठन अपनी महत्ता प्रतिस्थापित करेगा और इन समुदायों के बीच आपस में संघर्षपूर्ण स्थिति होगी। तो इन समुदायों को कंट्रोल कौन करेगा? यदि राज्य के पास केवल सर्वोच्च शक्ति होती है, सुप्रीम पावर, सॉवरेंटी होती है, तो वो अन्य सभी लोगों पर, अन्य सभी समूहों पर, संस्थाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर एक अनुशासन की स्थापना कर लेता है। यदि राज्य के समान इन विभिन्न समुदायों को समझ लिया जाएगा तो ये समुदाय आपस में संघर्षरत रहेंगे। ये व्यक्ति के हितों की राज्य के समान पूर्ति नहीं कर सकते। प्रभु सत्ता के प्रभुत्व हेतु संघर्ष जो अभी हमने देखा है, क्योंकि हर एक समूह अपने आप को एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा, जो अल्टीमेटली राज्य के लिए सुखद स्थिति नहीं कही जा सकती। राज्य सत्ता के अभाव में समाज में अराजकता होगी। राज्य के पास ये सुप्रीम पावर होने से दंड देने की शक्ति होने के कारण नागरिकों के द्वारा उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता है। जब विभिन्न समुदायों में इस सत्ता का बंटवारा कर दिया जाएगा तो जो समाज में जो अनुशासन की स्थिति है वो अनुशासन की स्थिति खत्म हो जाएगी और अनुशासन के अभाव में अराजकतापूर्ण माहौल होगा। प्रत्येक समूह अपने हितों को पूर्ण रूप में व्यक्त नहीं कर सकता है। एक आशंका ये भी जताई जाती है कि जो मजदूरों का एक समूह है, मजदूरों का समूह, हम ये मानते हैं कि वो मजदूरों की जो भी नीड्स है, आवश्यकताओं को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो संसद और विधानसभाओं में यदि चुनकर भेजा जाता है तो वो अपनी बात इतना खुलकर कह सके, इतना कॉन्फिडेंस यदि उसमें हो। तो ये चीज़ उचित नहीं कही जा सकती कि विभिन्न हितों के आधार पर, विभिन्न व्यवसायों के आधार पर चुनाव किए जाएं और अपने प्रतिनिधि चुनकर कानून निर्मात्री सभाओं में भेजे जाए, क्योंकि हर एक वर्ग का प्रतिनिधि अलग अलग दृष्टिकोण से अपने विचार रखेगा। जबकि समाज में, एक राज्य में सावयव एकता होती है। हम विभिन्न दृष्टिकोणों को मानते हुए भी राज्य के समक्ष हम सब नागरिक एक राज्य के नागरिक होते हैं और हमारे व्यवहार, आचरण, चरित्र में एकता की भावना होनी चाहिए। विभिन्न समुदायों में संप्रभुता देने से राज्य की जो एकता है वो खत्म होगी, खंडित होगी, और एकता खत्म होने से राज्य के स्थायित्व को भी खतरा उत्पन्न होगा। इसके बाद हम इसका जो अगला दृष्टिकोण है वो देखते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसके मूल जो विचार हैं, कार्ल मार्क्स और उनके जो बहुत विश्व प्रसिद्ध, इनकी एक मित्रता की एक जोड़ी प्रसिद्ध थी, फ्रेडरिक एंजल्स। इन दोनों की विचारधाराओं में लोकतंत्र के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विचार मिलते हैं। इनका ये कहना था कि लोकतंत्र जनता का शासन भले ही कह दिया जाए, लेकिन आम जनता का वो शासन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास आर्थिक सामर्थ्य, आर्थिक शक्ति, धन होगा, वो समाज की अन्य सभी संस्थाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। तो मार्क्स और इसके अन्य समर्थकों ने ये कहा, जब तक सोसाइटी में आर्थिक समानता की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक लोकतंत्र सही मायने में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता और वो जनता का तंत्र नहीं बन सकता। तो सबसे पहले तो मैं देखेंगे मार्क्सवादियों द्वारा जो ये कहा गया है कि परंपरागत उदारवादी जो दृष्टिकोण है वो विश्व में सबसे ज्यादा माना जाता है और सबसे ज्यादा वो ही प्रचलित है। तो ये कहते हैं कि ये केवल पूंजीपतियों का तंत्र है, ये आम जनता का शासन या तंत्र कभी नहीं बन सकता है। मार्क्सवादियों द्वारा इस परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण की जो आलोचनाएं की गई है, उस आलोचनाओं से काफी कुछ इनकी विचारधारा समझ में आ जाती है। जैसे इन्होंने कहा, समाज के हितों की उपेक्षा। ये कहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में भले ही हम चीख चीख कर ये कहें कि जनता के हाथ में संप्रभु शक्ति होती है, लेकिन ऐसा व्यवहारिक दृष्टिकोण में नहीं होता। सैद्धांतिक दृष्टिकोण देखने में बहुत अच्छा प्रतीत हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण इसके उलट होता है। इसी तरह आर्थिक दृष्टि से पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि पूंजीपति अपने धन के बल पर गरीब लोगों से उनका वोट भी खरीद लेते हैं और गरीब व्यक्ति भूख प्यास के अभाव में अपने वोट का क्या करेगा। भूख प्यास के आगे उसे अपनी रोटी या अपना पेट भरने की आवश्यकता होती है। जहां उसको इन चीजों की पूर्ति हो जाती है वो अपनी बाकी चीजें त्याग करने के लिए तैयार है। जैसे हॉब्सन ने कहा था कि भूखा व्यक्ति
अपने वोट को न खा सकता है न पी सकता है, उसकी यदि भूख को शांत करने की जो चीज जहां से मिल जाती है उसके लिए वो अपना वोट भी बेच देगा, और उसमें उसका दोष भी नहीं कहा जा सकता। इसी तरह लोक प्रभुत्व के आधार पर कार्य नहीं करना, इनका कहना है कि परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण में लोक प्रभुत्व के आधार पर कार्य नहीं किया जाता है। लोक शक्ति हमें जब तक चुनाव होते हैं तब तक दिखाई देती है, उसके बाद लोगों के हाथ में कोई शक्ति नहीं रहती और वो अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए सरकार के आगे याचना करते हैं। यदि सरकार मर्सीपूर्ण है तो वो कर दे, नहीं तो कई बार नहीं भी करती है। राष्ट्रीय प्रभुता के सिद्धांत पर बल देता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में युद्ध एवं विस्तारवाद की नीति का पालन करता है। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय प्रभुता के सिद्धांत पर अवस्थित है और अंतर्राष्ट्रीयता को ये नकारता है। हालांकि ये आलोचना एक उचित प्रतीत नहीं होती। प्रत्येक राष्ट्र के लिए पहले अपना वजूद, अपना अस्तित्व इम्पोर्टेंट है, उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच सकता है। यदि उसका अस्तित्व नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीयता का उसके लिए कोई महत्व नहीं बच पाएगा। इसी तरह पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषक, क्योंकि परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण में जो चुनाव में जो अनाप शनाप धन खर्च किया जाता है, इस धन की व्यवस्था पूंजीपतियों के द्वारा की जाती है और जब सरकार सत्ता में आती है तो इन पूंजीपतियों के लिए ही उसका मकसद सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाना होता है और जनता के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये उसकी प्रायोरिटी में नहीं होता है। तो मार्क्सवादियों की जो प्रमुख मान्यताएं इस संदर्भ में हम देखते हैं वो इस प्रकार से है। व्यक्ति की तुलना में समाज का महत्व अधिक। ये कहते हैं कि व्यक्ति की इम्पोर्टेंस हो सकती है लेकिन व्यक्ति के साथ ही समाज उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। व्यक्ति साध्य नहीं हो सकता, समाज साध्य है और व्यक्ति उसके हितों की पूर्ति का साधन करने वाला है। क्योंकि ये एकल की जगह बहुल में विश्वास करने वाला सिद्धांत है। ये कहते हैं कि समाज में जो भी उत्पादन वितरण के संसाधन है उनका पूर्ण समाज अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। हर एक चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए ताकि कोई चीज पूंजीपतियों की गिरफ्त में नहीं जा सके। पहला टारगेट ये होना चाहिए कि पूंजीपतियों का सोसाइटी में जो कंट्रोल है या जो उनका प्रभाव है उस प्रभाव को खत्म किया जाना चाहिए ताकि आम व्यक्ति अपने हितों, अपने राइट टू वोट के बारे में सोच सके और समझ सके। इसी तरह वास्तविक जनता सर्वहारा वर्ग। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का ये मानना है कि जो श्रमिक वर्ग या जो मजदूर वर्ग है जिसने अपना सब कुछ खोया हुआ है वो वास्तविक जनता है। जो सक्षम है, समर्थ है, वो वास्तविक जनता नहीं कहे जा सकते क्योंकि उनके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन है। उन्हें जो अल्प आय वाले लोग हैं जिनकी दैनिक आवश्यकताएं भी वो स्वयं अपने स्तर पर पूर्ण नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को सर्वहारा जिनको हम कहते हैं, श्रमिक वर्ग जिनको कहते हैं, मजदूर वर्ग जिनको कहते हैं, वो वास्तविक जनता है और इस जनता को ही सारी शक्तियां सौंपी जानी चाहिए, ना कि जो पूंजीपतियों की श्रेणी में, मध्यम स्तर के पूंजीपतियों की श्रेणी में आती है, इनके हाथ में ये सत्ता नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, शेष हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।